हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एजुकेशन। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने मेल्टिंग प्रोसेस, मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बॉइलिंग और वेपराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन, इन सारे पॉइंट्स को डिटेल्स में कवर किया था और वीडियो के एंड में हमने इन सभी पॉइंट्स को समराइज भी किया था। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैंने प्रीवियस सभी लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि इस लेक्चर से पहले आप उन्हें ज़रूर देख लें, सो दैट आने वाले लेक्चर्स और आने वाले चैप्टर्स को आप बेहतर ढंग से समझ सकें। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ शॉर्ट भी डाले हैं जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस, तो आप उन्हें भी गो थ्रू कर सकते हैं। और हाँ, मैंने चैप्टर 5 के 5 MCQs के 2 शॉर्ट्स भी डाले हैं, आप उन्हें देखें। अगर आप ऐसे ही MCQs सभी चैप्टर्स के करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो चलें आज के लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में आपको कुछ मिलने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, मेल्टिंग प्रोसेस में हमने देखा था कि किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही थी, और उस हीट एनर्जी को हम कह रहे थे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, है ना। एक सर्टेन टेम्परेचर पर जाने के बाद सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है, और वो टेम्परेचर तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक वो सॉलिड पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से वेपराइजेशन में भी हमने देखा था कि किसी भी लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस हीट एनर्जी को हम कह रहे थे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा था कि जब तक लिक्विड पूरी तरह से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक वो हीट एनर्जी, वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना। और जब लिक्विड पूरी तरह से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तब टेम्परेचर इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे फ्रीजिंग एंड कंडेंसेशन प्रोसेस की, तो इसमें इन दोनों प्रोसेस का रिवर्स होगा। वहाँ पे एनर्जी इंक्रीज़ करनी पड़ रही थी, वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ रहा था, लेकिन फ्रीजिंग और कंडेंसेशन में क्या होगा कि टेम्परेचर हम लो करेंगे, है ना। यानी कि फ्रीजिंग इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग और फ्यूज़न। मेल्टिंग और फ्यूज़न प्रोसेस का ये रिवर्स प्रोसेस है फ्रीजिंग। इसमें एक्चुअली इट इज़ अ चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन के प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम है सॉलिडिफिकेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सॉलिडिफिकेशन बिकॉज लिक्विड इज चेंज्ड टू सॉलिड स्टेट, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो मैटर के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ होती है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल्स के मोशन से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो पार्टिकल्स फास्टर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, वो रैपिडली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, और एट अ सर्टेन टेम्परेचर क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स एक्चुअली में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करना स्टार्ट करते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल्स उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है कि वो हीट एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करती है, और उसके बाद एक पॉइंट पर जा कर के वो टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है, एंड उस टाइम पे क्या होता है
कि वो टेम्परेचर, हीट एनर्जी तो अभी भी सप्लाई हो रही है ना, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब वो जो हीट एनर्जी जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रही थी, वो अब शिफ्ट हो जाती है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ओवरकम करने में वो हीट एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, पार्टिकल्स के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे अप्लाई होना शुरू हो जाती है ना। तो जब पार्टिकल्स के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे वो एनर्जी अप्लाई होना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ समय के बाद फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतना वीक हो जाता है कि पार्टिकल्स रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तब हम कहते हैं कि सॉलिड की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, और अब सॉलिड को हम सॉलिड नहीं कहेंगे, वो लिक्विड कहलाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर हम टेम्परेचर को लो करना स्टार्ट कर दें? फ्रेंड्स, आप वाटर को जब फ्रीज़ में डालते हो तो क्या होता है जब आप वाटर को फ्रीज़र में डालते हो, और क्या होता है जब आप वाटर को फ्रीज़ में डालते हो? आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ समय के बाद आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे कि जब हम वाटर को फ्रीज़ में डालते हैं तो वो पानी कूल डाउन हो जाता है, लेकिन उसी समय पे फ्रीज़र में जो पानी डाला हुआ है तो वो फ्रीज़ हो जाता है, यानी कि वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो आइस बन जाता है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों? जब हम फ्रीज़ में डालते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, फ्रीज़ का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पर पानी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन फ्रीज़र का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पे पानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये हुआ कि लिक्विड को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए भी एक सर्टेन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ना। जब हम किसी भी लिक्विड पार्टिकल्स का टेम्परेचर लो करना स्टार्ट करते हैं तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। लिक्विड पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस फिर से स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाते हैं। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जब हम सॉलिड को टेम्परेचर दे रहे थे, जब हम उसे हीट कर रहे थे, तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लूज़ हो रही थी। लेकिन यहाँ पे जब हम टेम्परेचर को लो करेंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर से इस्टेब्लिश हो जाते हैं, है ना। तो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टेबल हो जाएंगे तो वो क्या करते हैं, वो फिर से पार्टिकल्स को खींचना शुरू कर देते हैं, पुल करना स्टार्ट कर देते हैं क्लोजर टू ईच अदर। ओके, अट्रैक्टिव फोर्सेस पुल द पार्टिकल्स क्लोजर टू ईच अदर, एंड एट अ सर्टेन टेम्परेचर क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट आता है जब लिक्विड फ्रीज हो जाता है और सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। और जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट होता है एंड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर at which a liquid freezes to become solid is called freezing point. Okay? तो जब हम किसी वाटर को फ्रीज में डालते हैं तो वो सिर्फ कूल डाउन होता है, वो फ्रीज नहीं होता है, इसलिए क्योंकि उसे उतना टेम्परेचर नहीं मिल पाता है जिस टेम्परेचर पर कोई वाटर फ्रीज होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर फ्रीज होना स्टार्ट होता है। लेकिन फ्रीज़ का टेम्परेचर तो 0 डिग्री से ज़्यादा रहता है, इसलिए फ्रीज़ में जब हम पानी डालते हैं तो वो फ्रीज़ नहीं होता है, लेकिन जब हम फ्रीज़र में पानी डालेंगे तो वो बर्फ़ बन जाता है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई। ठीक है, तो हम एक बात ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब हम सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे थे, जब हम आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे थे, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना।
और जब हम वाटर को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। यानी कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है एंड आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। दोनों का टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें आइस भी मिलती है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी मिलता है। एक क्वेश्चन राइज होता है यहाँ से कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस है, इन दोनों में सबसे अच्छा कूलिंग इफ़ेक्ट किसका होगा, किससे मिलेगा हमें सबसे अच्छा कूलिंग इफ़ेक्ट? तो आइस का कूलिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हम सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन करते हैं, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन करने के लिए यानी कि आइस को वाटर में मेल्ट होने के लिए उसे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ता है। आइस एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम टू बिकम लिक्विड। लेकिन जब हम वाटर की बात करें तो वाटर के पास ऑलरेडी उतनी एनर्जी होती है, इसके बावजूद वो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं एज अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट के रूप में वो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए वाटर का कूलिंग इफेक्ट कम होता है एज कम्पेयर टू आइस पार्टिकल्स। एंड आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज़ मोर इफेक्टिव कूलिंग इफेक्ट एज कम्पेयर टू वाटर पार्टिकल्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि फ्रीजिंग इज द प्रोसेस टू चेंज लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट। ठीक है, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन। व्हेन द टेम्परेचर इज लोवर्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स डिक्रीजेज। लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस ज़्यादा पाया जाता है। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स में हम लोगों ने देखा था कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट। तो जब हम टेम्परेचर लो करना स्टार्ट कर देते हैं तो इनके बीच का जो स्पेस होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगा, और जब अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे। तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आना स्टार्ट हो जाते हैं और एक सर्टेन टेम्परेचर पर पहुंच करके, जब वाटर की बात करें अगर हम, तो वाटर के पार्टिकल्स 0 डिग्री टेम्परेचर पर जब पहुंचते हैं तो क्या होता है कि इस 0 डिग्री सेल्सियस पे पार्टिकल्स इतने पास आ जाते हैं कि अब उनमें मूवमेंट करने का स्पेस ही नहीं होता है। उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी लो हो जाती है कि वो मूव नहीं कर पाते हैं, और जब मूव नहीं कर पाते हैं तो वो एक ही जगह फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है एंड फाइनली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जिस टेम्परेचर पे ये हो रहा है, या वाटर के केस में 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो द टेम्परेचर at which a liquid freezes to become solid state, to become a solid, is called freezing point. Okay, I hope आपको freezing process समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें, that is condensation. Condensation फ्रेंड्स, जब हम वाटर बॉयल करते हैं तो हम देखते हैं जब अच्छी तरह से पानी गर्म हो जाता है तो उस पर एक लीड डाल देते हैं, लीड यानी कि कवर डाल देते हैं। तो कुछ समय के बाद जब हम उस लीड को हटाते हैं तो हम देखते हैं उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती है हमें, है ना। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स आखिर कहाँ से आ जाती है? क्या पानी जो कंटेनर में रखा हुआ था वो उछलकर उसमें लीड में लग जाता है? नहीं, वो तो ऐसे ही रहता है, जैसे हम उसको डालते हैं वैसे ही एज इट इज़ रहता है पानी, लेकिन फिर भी उस पर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं लीड पर। तो वो ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ जाती हैं? तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना स्टार्ट होता है और उसके बाद जब हम हीट बंद कर देते हैं तो
वो वाटर जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, वही वाटर वेपर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है और लीड पे हमें ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखाई देता है। यानी कि वो जो वाटर वेपर बना था जब हम वाटर बॉयल कर रहे थे, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे कुछ समय के बाद वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है और कंडेंस होकर के लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, यानी कि किसी गैसियस स्टेट का लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन कंडेंसेशन कहलाता है। लिक्विड टू गैसियस स्टेट में जब कन्वर्जन होता है तो हम उसे कहते हैं बॉइलिंग या वेपराइजेशन। और इसका रिवर्स प्रोसेस की बात करें तो उस प्रोसेस को, रिवर्स प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। दैट इज़ अ चेंज ऑफ गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। जैसा कि हम लोगों ने वेपराइजेशन में देखा था कि किसी भी लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड उस हीट एनर्जी को हम कह रहे थे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक्चुअली में क्या हो रहा था यहाँ पे कि जब हम इंक्रीज़ कर रहे थे टेम्परेचर को तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही थी, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो पार्टिकल्स फास्टर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। बट when we start lowering the temperature और stop supplying heat energy, जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करना बंद कर दें या टेम्परेचर लो करना स्टार्ट कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड पार्टिकल्स कम क्लोजर टू ईच अदर। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है तो पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, और क्या होता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास पास पुल करना स्टार्ट कर देते हैं। एज द रिजल्ट गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। सब्सटेंसेस जो गैसियस स्टेट में था वो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाता है और गैस चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में। ओके, और ये कब होता है? एट अ सर्टेन टेम्परेचर। एक ऐसा पॉइंट आता है जब गैस कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है एंड गैस चेंजेस इनटू लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टर्म आया, आप पहले भी देख रहे होंगे, मेल्टिंग पॉइंट के डेफिनेशन में भी ये टर्म आता है, मेल्टिंग में भी आया था, वेपराइजेशन में भी आया था, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? तो फ्रेंड्स, हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं, एयर मौजूद है, हम सभी जानते हैं। तो ये जो एयर है वो अर्थ की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करती है। सभी ऑब्जेक्ट पर एयर क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो जो प्रेशर एक्सर्ट होता है एयर के द्वारा, उसी प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ATM से डिनोट करते हैं, एंड इसका SI यूनिट होता है पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। तो किसी भी मैटर के, किसी भी सब्सटेंसेस के स्टेट कन्वर्जन के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई भी मैटर अपना स्टेट चेंज करते हैं। ठीक है, तो कंडेंसेशन का हम अगर एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर को जब हम गर्म करते हैं तो वाटर स्टार्ट होता है कब? बॉइलिंग होना 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, और उसी 100 डिग्री सेल्सियस पर कंडेंसेशन भी स्टार्ट होता है स्टीम का। ठीक है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना स्टार्ट होता है एंड स्टीम का जो कंडेंसेशन होता है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही स्टार्ट होता है। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। मेल्टिंग प्रोसेस में हम देख रहे थे कि जिस टेम्परेचर पर आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा था, जिस टेम्परेचर पर आइस वाटर में कन्वर्ट होता है दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, उसी टेम्परेचर पर वाटर कन्वर्ट होता है आइस में। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस
और आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जस्ट लाइक दैट वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम में कन्वर्ट होता है और स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर में कन्वर्ट होता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हुआ और स्टीम का कंडेंसिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। स्टीम को जब हम ठंडा करेंगे, यानी कि स्टीम जब ठंडा होता है, स्टीम का टेम्परेचर जब लो होना स्टार्ट होता है, स्टीम क्या है? गैसियस पार्टिकल्स है, गैसियस स्टेट है। वाटर का गैसियस स्टेट, वाटर वेपर, स्टीम इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर वेपर। तो किसी भी गैस को गैस का टेम्परेचर जब लो होना स्टार्ट होता है तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी लो होना स्टार्ट हो जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है और पार्टिकल्स पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन गैस कंडेंस टू फॉर्म अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। वेपराइजेशन और कंडेंसेशन ये दोनों एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है। इसमें बस इतना डिफरेंस है कि जब हम वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं, वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए वाटर को हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। जो हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे थे उससे वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वाटर, ठीक है। वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस, और तब तक एब्जॉर्ब करते हैं जब तक उनके पास उतनी एनफ एनर्जी नहीं हो जाती है कि वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन इन केस ऑफ स्टीम के पास ऑलरेडी उतनी एनर्जी होती है और वो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और यही कारण है कि वाटर वेपर की जो हीट एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। आई रिपीट, वाटर वेपर और स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर हमें पानी भी मिलता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर हमें भाप भी मिलता है, डेट इज स्टीम। तो आप बताओ किसको छूने पर हमें ज़्यादा हार्म पहुँचेगा? वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है, यानी कि बॉइलिंग वाटर है ना, तो बॉइलिंग वाटर को छूने से ज़्यादा नुकसान होगा या स्टीम को छूने से? होता एक्चुअली में क्या है कि हमें स्टीम से ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, स्टीम से जल्दी हाथ जल जाएगा एज़ कम्पेयर टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर वेपर के पास हीट एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। उनके पास खुद की एनर्जी नहीं होती है, उनके पास पहले से एनर्जी नहीं होती है ना। लेकिन स्टीम के पास ऑलरेडी उतनी एनर्जी होती है, इसके अलावा वो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट। इसलिए वाटर वेपर के पास एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। दैट्स वाई स्टीम प्रोड्यूसेस सीवियर बर्न्स एज कम्पेयर टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर भी मिलता है। इन दोनों में हमें सबसे अच्छा कूलिंग इफेक्ट आइस क्यों देती है। उसी तरह से 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर भी मिलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वेपर भी होता है, लेकिन इन दोनों में हमें सीवियर बर्न कौन प्रोड्यूस करता है? तो स्टीम, क्योंकि स्टीम के पास हीट एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसका कूलिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, आइस का या वाटर का। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। जिस सरप्राइज़ की मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको कुछ मिलने वाला है, तो वो मैंने इसकी बात करी थी। ओके, यहाँ पे मैंने सभी को समराइज़ करके डाल दिया है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके नोट्स के लिए इट विल बी हेल्पफुल। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? फ्रीजिंग। व्हाट इज़ फ्रीजिंग?
अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस चेंज देयर स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। इसे हम दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं, अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड फ्रीजेस टू बिकम अ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट फ्रीजिंग, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट होता है, एंड बिकम अ सॉलिड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, एट 0 डिग्री सेल्सियस विच इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, वाटर और आइस, इन दोनों में कौन मोर इफेक्टिव होगा कूलिंग में, कौन अच्छा कूलिंग इफेक्ट देगा? तो क्या होगा आंसर? आइस। वाई? बिकॉज आइस at 0 degree Celsius will absorb heat energy from the system to change its state from solid to liquid as water. But in case of water at 0 degree Celsius, water particles already have energy and absorb extra energy in the form of latent heat. वाटर पार्टिकल्स के पास पहले से ही उतनी एनर्जी होती है और फिर भी वो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसलिए वाटर के पार्टिकल्स के पास ज़्यादा हीट एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू आइस के पार्टिकल्स। दिस इज बिकॉज आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग एज कम्पेयर टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज इक्वल टू 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, और इसी टेम्परेचर पर कोई स्टीम कंडेंसेशन स्टार्ट करता है, किसी स्टीम का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद हम लोगों ने देखा कंडेंसेशन। व्हाट इज कंडेंसेशन? अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस चेंज फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और इन अदर वर्ड्स a process in which a gas condenses to become a liquid is called condensation. It is a reverse process of boiling or vaporization. Okay, क्वेश्चन की बात करें, at 100 degree Celsius what produces more severe burns, boiling water or steam? Give reason. 100 degree Celsius पर बॉइलिंग वाटर और स्टीम में कौन हमें ज़्यादा बर्न करता है, किससे हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचता है? तो आंसर होगा स्टीम, बिकॉज स्टीम हैव मोर हीट एनर्जी देन वाटर ड्यू टू इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि स्टीम के पार्टिकल्स के पास ज़्यादा हीट एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसलिए स्टीम से हमें ज़्यादा हार्म पहुंचता है। ओके, इसके अलावा फ्रेंड्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये दो प्रोसेस हमने देखा था, ये दो हीट एनर्जी हमने देखी थी, है ना। तो किसी भी आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायर होती है वो है 3.347 इंटू 10⁵ जूल पर kg, एंड दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस। फ्रेंड्स, सभी मैटर्स का, सभी सब्सटेंसेस का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है वो डिफ़र करता रहता है, ठीक है। तो ये आइस की बात करें अगर हम, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस इज इक्वल टू 3.347 इंटू 10⁵ जूल पर kg होता है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर की बात करें, यानी कि वाटर को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो डैट इज़ 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर kg। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब तक जो हमने पढ़ा वो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट देखा हम लोगों ने, कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने से मैटर अपना स्टेट कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने देखा कि सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन में टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ रहा था। फिर हम लोगों ने देखा कि लिक्विड टू गैसियस स्टेट में कन्वर्जन के लिए भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। एज इन रिवर्स प्रोसेस लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन के लिए टेम्परेचर डिक्रीज़ करना होता है, और जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो कोई गैस
लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो 2 प्रोसेस में हमने देखा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे, 2 प्रोसेस में हमने देखा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि प्रेशर के घटाने बढ़ाने से क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।